पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे लश्कर-ए-तैयबा से ट्रेंड 10 आतंकियों ने लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, होटल ट्राइडेंट, ताज होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस समेत मुंबई के कई जगहों पर हमला बोल दिया था और लगातार 60 घंटों की एनएसजी कमांडोज और मुंबई पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद 9 आतंकियों को मारने और एक को जिंदा पकड़ने में कामयाबी मिली। इस दौरान हमने अपने बहुत से वीर जवान भी खोए, जिनमें संदीप उन्नीकृष्णन, हेमंत करकरे और तुकाराम ओमले समेत 2 एनएसजी कमांडोज और 15 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। एकमात्र जीवित पकड़ा जाने वाला आतंकी था अजमल आमिर कसाब। कसाब का जन्म 13 जुलाई 1987 पाकिस्तान के पंजाब के ओकारा जिले के फरीदकोट गांव में अमीर शाहबान कसाब और नूर इलाही के घर हुआ था। 5 भाई बहनों में से एक कसाब बचपन से ही बागी स्वभाव का था, जिसके तेवर बड़े होते होते दिखाई देने लगे थे। कसाब एक मजदूर परिवार से ताल्लुक रखता था। घर का गुजारा बड़ी मुश्किलों से चलता था, लेकिन 2005 की ईद पर जब उसके पिता ने उसे नए कपड़े लेकर देने से मना कर दिया, तो कसाब गुस्से में अपने पिता से झगड़ा करके घर छोड़कर चला गया। वह अपने एक दोस्त के साथ छोटे मोटे अपराध में शामिल हो गया और आखिरकार उसने हथियारबंद डकैतियों की दुनिया में कदम रख दिया। 21 दिसंबर 2007 को ईद उल जुहा के दिन वे रावलपिंडी में हथियार खरीदने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनका सामना वहां पर्चे बांट रहे जमात उद दावा के सदस्यों से हुआ। जमात उद दावा लश्कर-ए-तैयबा की राजनीतिक शाखा है। उन्होंने समूह के साथ प्रशिक्षण के लिए साइन अप करने का फैसला किया और उनके बेस कैंप मरकज तैयबा में जा पहुंचे। अजमल कसाब उन 24 लोगों के एक समूह में से था, जिन्हें पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एक दूर दराज के कैंप में समुद्री युद्ध की ट्रेनिंग दी गई थी। बताया जाता है कि उनके ट्रेनिंग का एक हिस्सा मंगला बांध के रेजरवॉर पर भी हुआ था। ये सभी 24 लोग पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके में बने एक छिपे हुए शिविर में अलग अलग तरह की ट्रेनिंग से गुजरे। ये ट्रेनिंग 4 स्टेजेस में हुई थी। स्टेज 1 साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। उन्हें इस्लाम और जिहाद के नाम पर हिंसा भड़काने वाली बातें सिखाई गईं, जिसमें भारत और दुनिया भर में मुसलमानों पर हुए अत्याचारों की तस्वीरें भी दिखाई गईं। स्टेज 2 बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग। लश्कर आतंकवादी संगठन की बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग और मेथोडोलॉजी कोर्स, जिसे दौरे आम कहा जाता है। स्टेज 3 एडवांस ट्रेनिंग। कुछ लोगों को ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग के लिए चुना गया, जो दौरे खास नाम से जानी जाती है। ये ट्रेनिंग मनसेहरा नाम की जगह के पास एक शिविर में हुई। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक अनाम स्रोत के अनुसार इसमें पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड सदस्यों की देखरेख में एडवांस्ड वेपन्स और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग के साथ साथ जिंदा रहने की ट्रेनिंग और आगे क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग भी शामिल थी। स्टेज 4 कमांडो ट्रेनिंग। आखिरकार बहुत कम लेकिन चुनिंदा लोगों को स्पेशलाइज्ड कमांडो टैक्टिक्स ट्रेनिंग दी गई। जिन लोगों को मुंबई में समुद्र के रास्ते फिदायीन हमला करना था, उन्हें तैरना, नाव चलाना और मरीन नेविगेशन ट्रेनिंग भी दी गई। मुंबई मिशन के लिए कुल 10 लोगों को चुना गया। उन्हें लश्कर के कमांडरों की देखरेख में उच्च स्तरीय हथियारों और विस्फोटकों के उपयोग के अलावा स्विमिंग एंड सेलिंग की ट्रेनिंग भी दी गई। अमेरिकी रक्षा विभाग के एक पूर्व अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला था कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के पूर्व अधिकारियों ने भी इस ट्रेनिंग में मदद की। हमले के चारों टारगेट्स ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के ब्लूप्रिंट भी उन्हें दिए गए थे। मुंबई हमलों में शामिल 10 आतंकियों में से एकमात्र जीवित पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब ने अपने साथी इस्माइल खान के साथ मिलकर हमलों के दौरान 72 लोगों को मार डाला, जिनमें से अधिकांश छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर थे। आखिरकार 27 नवंबर की रात 12:40 पर कसाब को एक चेक नाके पर पुलिस फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। कसाब के पास से गोला बारूद, एक सैटेलाइट फोन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का एक लेआउट प्लान बरामद हुआ था। अपने कन्फेशन में कसाब ने बताया कि कैसे उसकी टीम कराची से पोरबंदर होते हुए मुंबई पहुंची।
उसने कहा कि उन्हें अपने कोऑर्डिनेटर से रिवॉल्वर, AK-47, गोला बारूद और ड्राई फ्रूट्स मिले थे। कसाब ने पुलिस को बताया कि वे इस्लामाबाद में मैरियट होटल हमले को दोहराना चाहते थे और अमेरिका में 9/11 के हमलों की नकल करके ताज होटल को मलबे में तब्दील करना चाहते थे। कसाब ने पुलिस को बताया कि उसकी टीम ने नरीमन हाउस को निशाना बनाया, जहां चबाड़ केंद्र स्थित था, क्योंकि वहां अक्सर इजरायली लोग आते थे जिन्हें फिलिस्तीनियों पर अत्याचार का बदला लेने के लिए निशाना बनाया गया था। कसाब ने पुलिस को बताया कि उसने और उसके सहयोगी इस्माइल खान ने ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के प्रमुख हेमंत करकरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर और एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे को गोली मारी थी। कसाब मॉरिशस का छात्र बनकर ताज में दाखिल हुआ और होटल के एक कमरे में विस्फोटक रख दिया। दिसंबर 2009 में कसाब ने अदालत में अपना कबूलनामा वापस ले लिया और दावा किया कि वह बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने के लिए मुंबई आया था और हमलों से 3 दिन पहले मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। कुछ लीगल इश्यूज की वजह से कसाब के मुकदमे में देरी हुई, क्योंकि कई भारतीय वकील उसको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते थे। मुंबई बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर घोषणा की कि उसका कोई भी सदस्य कसाब का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कसाब को निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक वकील की आवश्यकता है। आखिरकार कसाब के लिए एक वकील ढूंढ लिया गया, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण उसे बदल दिया गया। 25 फरवरी 2009 को भारतीय जांचकर्ताओं ने 11,000 पेज का चार्जशीट दायर किया, जिसमें औपचारिक रूप से कसाब पर हत्या, साजिश और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित अन्य आरोप लगाए गए। कसाब का मुकदमा 23 मार्च 2009 को शुरू हुआ और उसने 6 मई 2009 को खुद को दोषी मानने से मना कर दिया। 10 जून 2009 को हमले के दौरान पैर में गोली लगने वाली बच्ची देविका रोतावन ने अपनी गवाही के दौरान हमलावरों में से एक के रूप में कसाब की पहचान की। कसाब ने 20 जुलाई 2009 को अपना दोष स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश ने पाया कि 86 आरोपों में से कई का उसके कबूलनामे में उल्लेख नहीं किया गया था और इसलिए मुकदमा 23 जुलाई 2009 को जारी रहा। कसाब ने शुरू में हमलों के लिए माफी मांगी और कहा कि वह अपने अपराधों के लिए मौत की सजा का हकदार था, लेकिन 18 दिसंबर 2009 को अपना कबूलनामा वापस ले लिया और कहा कि पुलिस ने उसे अपना बयान देने के लिए मजबूर किया था। कसाब को 3 मई 2010 को सभी 86 आरोपों में दोषी ठहराया गया था। उसे 7 लोगों की सीधे हत्या करने, 3 दिन की आतंकी घेराबंदी में मारे गए 164 लोगों की मौत के लिए हत्या की साजिश रचने, भारत के खिलाफ आतंक और युद्ध छेड़ने और 2 उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की हत्या की साजिश और हत्या का दोषी पाया गया था। 6 मई 2010 को उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि कसाब ने अपनी सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। 21 फरवरी 2011 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कसाब की अपील खारिज करते हुए उसकी मौत की सजा बरकरार रखी। 29 अगस्त 2012 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की मौत की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने कहा, हमारे पास मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। कसाब द्वारा किया गया प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अपराध भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। यह फैसला 10 सप्ताह तक चली अपील की सुनवाई के बाद आया और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों वाले पैनल ने किया, जिसका नेतृत्व न्यायाधीश आफ्ताब आलम ने किया। पैनल ने उन तर्कों को खारिज कर दिया कि कसाब को स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था। कसाब ने भारत के राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की, जिसे 5 नवंबर को खारिज कर दिया गया। कसाब को पुणे की यरवड़ा जेल में 21 नवंबर 2012 को सुबह 7:30 बजे ऑपरेशन एक्स नाम से गुप्त रूप से फांसी दे दी गई और उसके बाद यरवड़ा सेंट्रल जेल के परिसर में दफना दिया गया।